अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये यूपीएससी राजेश विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी। तो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 के बारे में। ये है अपडेटेड मटेरियल, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा PT 365 अपडेटेड मटेरियल के नाम से। पॉलिटी के 2 पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन के 1 पार्ट है, और ये इकोनॉमिक्स का 3rd पार्ट है। 2 पार्ट मैंने जैसे बताया कवर कर लिए। तो पहला जो न्यूज़ है वो है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। ये आ रहा है पेमेंट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट के अंडर। तो उसको करीब से देखते हैं। रिसेंटली RBI ने एक्सटेंड करा है डेडलाइन टू अप्लाई फॉर न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, और ये डेडलाइन सेट करी है March 31 तक। NUE बहुत लोगों को नहीं पता, तो समझ लेते हैं क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या इससे मिलता है। तो NUE का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी है जो कि फोकस करता है रिटेल पेमेंट सिस्टम पे। अच्छा, पेमेंट सिस्टम जो आप सभी को पता होगा, ऑथराइज, ये जो NUE है ये ऑथराइज होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, और जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट करती है इसको अपने कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको समझनी है। पहला है कि हम देख लेते हैं स्कोप क्या है एक्टिविटीज़ का। तो ये सेटअप करती है, मैनेज करती है, ऑपरेट करती है पेमेंट्स रिटेल स्पेस पे, बट ये ATM तक लिमिटेड नहीं होते। ये लेबल करते हैं आपका वाइट लेबल POS, आधार बेस्ड पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस। ये पहला है। सेकंड है, ये आपका डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं जो एनहांस करते हैं अवेयरनेस अबाउट पेमेंट सिस्टम क्या है। थर्ड है, डेवलप करते हैं नया पेमेंट मेथड क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, और मॉनिटर करते हैं कंट्री और इंटरनेशनल इश्यूज़ को। इसके अलावा ये ऑपरेट करता है, क्लियर करता है सेटलमेंट सिस्टम ताकि लोग आराम से पार्टिसिपेट करें, और ये बैंक के लिए और नॉन बैंक के लिए भी आसान बना देता है चीज़ें, और ये आइडेंटिफाई करता है मैनेज रेलेवेंट रिस्क को भी। ये मॉनिटर करता है रिटेल पेमेंट सिस्टम डेवलपमेंट और रिटेल इशू जो कंट्री में है और इंटरनेशनली जो है। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है मोनोपोली कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जो करंटली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक सोल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। NPCI आपने देखा होगा फास्टैग में भी, जो फास्टैग के जो आप हाईवे पे लग रहे हैं उस पर भी NPCI का है। इवन आपका पेमेंट बैंक में भी NPCI का ज़्यादातर रहता है। ये सोल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम देखता है इंडिया में। इसके अलावा रिड्यूस करता है डोमिनेंस NPCI का। NPCI कंट्रोल करता है 60% रिटेल पेमेंट, और वो टू बिग टू बी फेल बन चुका है अब, ठीक है। थर्ड है कि ये लोगों को लाता है एकजुट होके डिजिटल पेमेंट चैनल पे। डिजिटल ट्रांजेक्शन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गए हैं, तो वो उसको ट्रांसपेरेंट और टैक्स अथॉरिटीज़ के निगरानी पे रखता है ताकि कुछ ऐसे घपला ना हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटिटीज जो ओन्ड है और कंट्रोल है रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट, एटलीस्ट 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए पेमेंट सेगमेंट में। NUE का एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है 500 करोड़ का, और जो मिनिमम नेट वर्थ हो वो 300 करोड़ की होनी चाहिए जो मेंटेन होनी चाहिए। यहाँ पे कोई सिंगल प्रोमोटर या ग्रुप, कोई भी सिंगल प्रोमोटर का इन्वेस्टमेंट 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोमोटर का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा तो मोनोपोली वाला चीज़ भी आ जाता है। और लास्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है NUE में, एज लॉन्ग एज वो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस पे कंप्लाइंट है, तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे NPCI के बारे में बात करिए। NPCI एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, जैसे मैंने बताया फास्टैग के केस में। इनिशिएटिव ये है RBI का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का, और इसका जो प्रोविजन है वो है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसमें 10 कोर प्रोमोटर बैंक से SBI हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक है। और ये इनकॉर्पोरेट हुआ है नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट
1956, और इनका इंटेंशन है कि फिजिकल ये प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम के लिए, जो कि फिजिकल भी हो और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए भी हो और सेटलमेंट डिस्प्यूट के लिए भी हो। ठीक है। एनपीसीआई ट्रांसफ़र करता है ऑटोमेटिक बिल पेमेंट बिजनेस से नई सब्सिडी में। अगर बात करूं आरबीआई की जो डायरेक्टिव्स है उसके हिसाब से एनपीसीआई ट्रांसफ़र करता है सारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम ट्रांजेक्शन, जो मैंडेट करता है न्यू सब्सिडी एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। BBPS जो है इंटर ऑपरेटेबल बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, बड़े सारे बैंक्स यूज़ करते हैं, फिनटेक कंपनीज यूज़ करती है, बिलर मर्चेंट्स यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटेड बिल कलेक्शन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं सोल्यूशन। इसके अलावा यहाँ पे आपका NBBL आया था 1 अप्रैल को और होली ओन्ड है सब्सिडी एनपीसीआई का। इसके अलावा एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट पे और ये सेटलमेंट सिस्टम देखती है इंडिया का। ये फॉर्म होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है। एनपीसीआई ऑपरेट किस किस्म में करता है आप सबको पता है, रुपे, यूपीआई, भारत बिल पेमेंट, आधार इनेबल्ड पेमेंट, फास्टैग जैसे मैंने बताया, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, *99# जो एक USSD बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, फिर नेशनल फाइनेंशियल स्विच है और चेक ट्रूनिकेशन सिस्टम है। ये इतने सारा फंक्शन करता है। नेक्स्ट जो हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं वो है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। तो आरबीआई ने एक डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटीज़ कंट्रोल डायरेक्शन 2021 पब्लिश करा है जो स्ट्रेंथन करता है इंडिया का डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर। यहाँ पे आरबीआई जो है डायरेक्शन देता है 2021 का, जो इम्पोर्टेंट है वो है, पहला डायरेक्शन है कि ये रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर देता है, इम्प्लीमेंट करता है कॉमन मिनिमम स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड्स जो होते हैं सिक्योरिटी के डिजिटल पेमेंट के, वो है। सेकंड है आपका एप्लीकेबिलिटी, जो कि एप्लीकेबल है रेगुलेटरी एंटिटीज RE, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और क्रेडिट कार्ड्स इशू जो करते हैं NBFCs, ये एप्लीकेबल है थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन, पेमेंट ऑपरेटिव्स और गेटवे। इसके अलावा जो डायरेक्शन की बात करूँ तो RE जो है फॉर्मुलेट होता है पॉलिसी जिसका अप्रूवल होता है बोर्ड के साथ फॉर डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। RE जो है इम्प्लीमेंट करता है मल्टी टायर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, सेग्रीगेट करता है एप्लीकेशन डेटाबेस एंड प्रेजेंटेशन लेयर जो कि डिजिटल पेमेंट सर्विसेज में होती है और सिक्योर करती है डिज़ाइन अप्रोच। इसके अलावा RE है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए इनके साथ। इसका नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रियल टाइम रिकॉन्सिलिएशन फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि आपका डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन को देखते हैं बिटवीन RE और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। इसके अलावा कस्टमर प्रोटेक्शन अवेयरनेस एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है लास्ट है वो इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है, कार्ड पेमेंट सिक्योरिटीज कंट्रोल भी है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो बड़े सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं तो जो प्रमोट करते हैं डिजिटल पेमेंट्स का। पेमेंट एंड सिक्योरिटीज़ एक्ट 2007 प्रोवाइड करता है रेगुलेशन सुपरविजन देता है पेमेंट सर्विसेज इंडिया को और डिज़ाइन है आरबीआई एज ए अथॉरिटी जो इन सारे मैटर्स पे देखता है। सेकेंड है रैशनलाइज करता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये एक रेट चार्ज होता है मर्चेंट बैंक्स के द्वारा और ये आपको देना पड़ता है। अगर आप बहुत लोगों को याद होगा कि पहले जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे एक एडिशनल चार्जेस अभी भी होता है कि आपको किसी बैंक का एडिशनल चार्ज देना पड़ता है, वो अपना मर्चेंट डिस्काउंट रेट काटते हैं। ठीक है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है आरबीआई ने इंकरेज करा है कि वो डिप्लॉय करे पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा डिजिशाला जो है फ्री दूरदर्शन DTH एजुकेशनल चैनल है, वो अवेयरनेस फैलाता है इस चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के बारे में। लास्ट जो पॉइंट है वो है विद्या साक्षरता अभियान जो कि इंकरेज करता है यूथ में, अवेयरनेस फैलाता है जो यूथ है, स्टूडेंट्स है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, कि वो मतलब उनको मोटिवेट करता है कि जो बायर्स हैं या जो पेयर्स हैं या पेईज हैं वो डिजिटल इनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम में पेमेंट करे जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कर लिए हो।
इसके अलावा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो पेमेंट एंड सिस्टम जो हमने एक्ट पढ़ा 2007 का, ऊपर भी बॉक्स में डिफाइन करता है डिजिटल पेमेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डिजिटल पेमेंट आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है ये ट्रांसफ़र करता है फंड्स बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑथराइज करता है बैंक को कि वो डेबिट करे क्रेडिट करे अकाउंट में विद मेंटेन बैंक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसमें पॉइंट ऑफ सेल ट्रांसफ़र आता है, एटीएम आता है, डायरेक्ट डिपॉजिट आता है। ट्रांसफ़र इनिशिएट होता है बैंक टेलीफोन के थ्रू और इंटरनेट या पेमेंट के थ्रू। डिजिटल पेमेंट हो सकती है किसी भी मोड के साथ, नेफ्ट के थ्रू, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, यूपीआई। इंडिया में जो वॉल्यूम सेगमेंट है डिजिटल पेमेंट का वो डोमिनेट है डेबिट कार्ड से, पीपीआई, आईएमपीएस और कॉन्स्टिट्यूट करता है 50% टोटल वॉल्यूम का। वाइल जो वैल्यू सेगमेंट है वो डोमिनेट होता है आरटीजीएस, नेफ्ट और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 53% टोटल वैल्यू जितना होता है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन जो होता है पर कैपिटा का वो इंक्रीज होता है 2.38 ट्रांजेक्शन पर कैपिटल फाइनेंशियल ईयर 2014 से। 2019 की बात करूँ 22.42 है। इसके अलावा रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आपका डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी बात करें तो सेंटर ने डिसाइड करा है कि DIU डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट एक नोडल एजेंसी है जो टैकल करेगी अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन, UCC, फ्रॉड, पेस्की, SMS कॉल्स जो स्पेसिफिकली डिजिटल पेमेंट स्पेस पे हैं। DIU कोऑर्डिनेट करेगा जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं और ये इन्वेस्टिगेट करेगा कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करता है टेलीकॉम रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, टाफकॉफ। ये सेटअप करता है 22 लाइसेंस सर्विस एरिया लेवल। इसके अलावा यहाँ पे एक वेबसाइट भी है मोबाइल एप्लीकेशन की जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म को जो देखता है। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री डायरेक्ट करती है उनको। इन केस कोई वायलेशन होता है तो फाइनेंशियल पेनल्टी है जो प्रपोज करती है, उसमें इंक्लूड होता है डिसकनेक्शन ऑफ रिसोर्सेज जो रिपीटेटिव वायलेशन में होते हैं। अब सिस्टम जो है स्ट्रेंथन करता है ट्रस्ट ऑफ पीपल जो डिजिटल इकोसिस्टम में होते हैं और ये फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजेक्शन बनाते हैं प्राइमरी थ्रू मोबाइल मोर सिक्योर रिलायबल जो कि रिजल्ट करते हैं प्रमोशन ऑफ डिजिटल इंडिया। करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे रिसेंटली चाइना ने फ्लोट करा है इसका अपना सेंट्रल बैंक जो बैक कर रहा है डिजिटल करेंसी ECNU सिलेक्टेड कंट्रीज पे एज अ ट्रायल बेसिस। अभी ट्रायल पे देख रहा है लेकिन बाद में कर देगा। और डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है? ब्रॉडर सेंस में डिजिटल करेंसी एक फॉर्म ऑफ करेंसी है जो अवेलेबल है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हमने अभी डिस्कस करा है इससे पहले, फिजिकल फॉर्म में नहीं, जैसे पैसे वैसे देते हो। डिजिटल मनी जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या साइबर कैश। हाउ इंडिया डिस्पेंशन रिस्पॉन्डेड टू डेवलपमेंट रिगार्डिंग डिजिटल करेंसी। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था? बेसिकली ये बोल रहा है इंडिया डिस्पाइट गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा थ्रेट है कि हम क्रिप्टो करेंसी अभी अलाउड नहीं कर रहे। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है रिसेंटली और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अबाउट 8 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं जिनने होल्ड करा है 100 बिलियन रुपीज़, 1.4 बिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। यूज़र रजिस्ट्रेशन और मनी इन्फो जो होता है लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज में, जैसे जब बे है, यूनो कॉइन है और बड़े सारे हैं जो लास्ट 2 to 3 ईयर्स में दिखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बात करें जो लार्ज डिमांड के है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है आरबीआई ने कंसर्न करा है अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी। एट द सेम टाइम जो आगे डेवलपमेंट हो रहा है डिजिटल करेंसी का, और आरबीआई का स्टैंड सीधा है कि क्रिप्टो करेंसी अभी के लिए लाजमी नहीं है। इसके इफेक्ट के हिसाब से आरबीआई ने इशू करा है ऑर्डर 2018 में कि वो फॉरबिड कर रहे हैं बैंक्स को कि वो डील ना करे क्रिप्टो करेंसी में। बैन स्ट्रक डाउन हुआ था कोर्ट के द्वारा 2020 में। कोर्ट ने ये ऑर्डर करा है कि गवर्नमेंट को पोजीशन लेनी पड़ेगी और ड्राफ्ट करना पड़ेगा एक लॉ इस मैटर पे।
इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉनिटर करा है, वोटिंग करी है लॉ की बैन करे माइनिंग, ट्रेडिंग, होल्डिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ऑल्सो बड़े सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को टाइट करने के लिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बड़े सारे अमेंडमेंट्स करे हैं कंपनीज एक्ट में, और वो मैंडेट कर रहे हैं कि फर्म को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में। तो ये मेजर है लाइन विद गवर्नमेंट एजेंडा, जो बोल रहे हैं कि बैन करना चाहिए प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन, वाइल हमें एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। डिजिटल करेंसी दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलेटेड, एक होती है अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड में सेंट्रल बैंक के थ्रू रेगुलेटेड होती है, जैसे चाइना में होने की कोशिश करी जा रही है। सेकंड होती है अनरेगुलेटेड, जहाँ पे सरकार रेगुलेट नहीं करती, तो वर्चुअल करेंसी में आती है। क्रिप्टो करेंसी उसका एक प्राइम एग्जांपल है। तो ये इंटेंजिबल होते हैं और कंप्यूटर्स या ई वॉलेट के थ्रू होता है इनका ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे आपका 3.4 है जो इसका लास्ट सेगमेंट है, और उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो ये लास्ट पार्ट है जिसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, वो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021। पार्लियामेंट ने पास करा है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब क्या है इसमें चीज़ें, वो हमें देखना ज़रूरी है। ये एक्ट अमेंड करता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, और ये इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2021 से, मतलब अब तक तो हो गया होगा, आराम से हो गया। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, एफडीआई को इंश्योरेंस सेक्टर में 74% के, जो कि पहले 49% था। तो जैसे कोल का भी लास्ट ईयर ऐसी हुआ था कि लिमिट बढ़ा दी 2020 के बता रहा हूँ, वैसे भी इसका भी इंश्योरेंस सेक्टर का बढ़ा दिया, रिमूव कर दिया रिस्ट्रिक्शन ओनरशिप और कंट्रोल पे। हाउएवर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो सब्जेक्टेड है एडिशनल कंडीशन जो प्रिस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इन्वेस्टमेंट जो एसेट पे हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। जो एक्ट है रिक्वायर्ड है कि इंश्योरेंस को होल्ड करे मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसेट पे, जो कि सफिशिएंट हो, क्लियर करे इंश्योरेंस क्लेम लाइबिलिटीज। इफ द इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेट है या डोमिसाइल आउटसाइड इंडिया, तो उस एसेट का इंडिया में होल्ड होना चाहिए, और यहाँ पे वेस्टेड होना चाहिए ट्रस्टी जो रिसाइड करे। यहाँ पे प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं करता, इंश्योरेंस या इनकॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए इंडिया में। एटलीस्ट यहाँ पे दो चीज़ होनी चाहिए। पहला है 33% कैपिटल होना चाहिए जो इन्वेस्टर्स ओन करने चाहिए, जो डोमिसाइल हो आउटसाइड इंडिया। 33% जो मेंबर्स हैं उसकी गवर्निंग बॉडी के वो डोमिसाइल होने चाहिए आउटसाइड इंडिया। रिलेटेड न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो लास्ट सेगमेंट है इसका, ये है आपका IRDAI जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस की। उनने एडवाइस करा है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो इशू करे डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी डिजी लॉकर ऐप सबको पता ही होगा कि एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT MeitY का, जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर है, अंडर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज अंडर MeitY के अंदर है। डिजी लॉक एम करता है डिजिटल एम्पावरमेंट सिटीजन का, प्रोवाइड करता है ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सिटीजन की एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट के थ्रू। यहाँ पे जितने भी डिजिटल लॉकर के हैं सिटीजन एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट कभी भी, और अपने ओरिजिनल तो ऑब्वियसली रखेंगे। IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अलाउ करा है इंश्योरेंस को कि इन्वेस्ट करे डेप्थ सिक्योरिटीज़ में, जो कि इशू करा जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये मूव एक्सपेक्टेड है कि ये इम्प्रूव करे ओवरऑल यील्ड पोर्टफोलियोज का जो फर्म होल्ड करती है, और प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म फंडिंग रियल्टी सेक्टर को। हाईलाइट की बात करें IRDAI नोट का, तो इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट करती है बॉन्ड्स में, इन्विटीज़ का या REITs कोई भी रेटिंग का। इसके अलावा इंश्योरेंस इन्वेस्ट नहीं कर सकते मोर देन 10% आउटस्टैंडिंग डेप्थ इंस्ट्रूमेंट या सिंगल इनवाइट या रीटी। इसके अलावा 75% जो इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट होता है वो AAA रेटेड एसेट पे होता है। AAA रेटेड एसेट बहुत बढ़िया एसेट होते हैं, वाइल 25% जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट रेटेड होते हैं AA या कभी A- भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। नेक्स्ट में हम एक्सटर्नल सेक्टर से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।